हाँ। आज हम लोग सोलेनॉइड पढ़ेंगे। ऐसे कहिए तो यह एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन है। तो सोलेनॉइड है क्या, इसको आप पहले समझ लीजिए। एक सिलेंडर जो कि चौक भी हमारा सिलेंड्रिकल शेप का ही है, इस पर अगर हम कंडक्टर को काफ़ी टाइटली उंड कर दें तो यह स्प्रिंग के रूप में दिखाई पड़ेगा। इसको हम लोग हेलिक्स भी कहते हैं। तो सोलेनॉइड एक हेलिक्स के रूप में होता है। इसके जो टर्न्स हैं वे काफ़ी क्लोजली होते हैं, काफ़ी टाइटली होते हैं। और इसका एक स्पेशल केस है कि इसका जो डायमीटर है उससे इसका लेंथ बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक ऐसा टर्न बना लें तो इसका डायमीटर इतना बड़ा है और इसका लेंथ इतना बड़ा है, तो डायमीटर से लेंथ इसका छोटा है, तो यह सोलेनॉइड नहीं होगा। यानी सोलेनॉइड का लेंथ डायमीटर से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। इसमें हम सोलेनॉइड को दर्शाए हैं। इससे करंट जब हम पास कराते हैं तो यह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन याद रहे कि मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड के अंदर में काफ़ी स्ट्रांग होता है, लेकिन बाहर में काफ़ी कम होता है। उसको हम जीरो मान सकते हैं। यानी बाहर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं के बराबर होता है, जबकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो P एक ऐसा पॉइंट है जो इसके अंदर में है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है। तो हम इसको अगर काट दें तो यह इसी शेप का नजर आएगा, रेक्टेंगुलर शेप का इसके सामने आएगा। ये क्रॉस और डॉट इसमें दिया हुआ है। यह इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि ये इस तरह से लपेटा हुआ है तो इसके करंट के बहने के डायरेक्शन को दिखाना होगा। तो ये क्रॉस और डॉट इसी को दर्शाता है। पी एक पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बी से हम इंडिकेट कर दिए हैं, लेकिन इसके अंदर में इस पॉइंट पी पॉइंट पर कितना है इसको देखना है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ वहीं लगता है जहां पर क्लोज लूप रहता है। तो यह रेक्टेंगुलर है, इसलिए हम एक रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप हम खींच लेते हैं। पी पॉइंट इसी लूप पर है। मान लीजिए इसके यूनिट लेंथ में टर्न की संख्या स्मॉल n के बराबर है, तो n इंटू एल टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। और n अगर निकालना हो तो n बाय l लिखेंगे। अब हम इसका कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेशन करने के लिए कहता है वेक्टर बी और डॉट वेक्टर डीएल का एम्पियर सर्किटल लॉ में। तो हम पहले इसी को निकाल लेते हैं। वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लीनियर इंटीग्रेशन कर रहे हैं फॉर क्लोज पाथ के लिए। तो क्लोज पाथ कैसे कैसे चलेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ इंटीग्रेशन, फिर यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन, और फिर यहाँ से यहाँ इंटीग्रेशन। यानी 4 पार्ट में इंटीग्रेशन होगा। हम इसको 4 पार्ट में लिख दिए, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस ओर है और लूप का डायरेक्शन भी इसी ओर है, यानी दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ लिखे हैं बी डी एल कॉस 0 डिग्री। इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बीसी, तो यहाँ पर कॉस 90 लिखे हैं।
यह ठीक इसके अपोजिट बना रहा है तो 180 लिखे हैं, और ये फिर नीचे DA 90 डिग्री बना रहा है तो यहाँ 90 डिग्री। cos 90 जीरो होता है तो ये टोटल जीरो हो गया। 180 होता है 1 के बराबर, cos 180 डिग्री -1 के बराबर होता है, लेकिन और cos 90 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर -1 होता है, लेकिन चूंकि बाहर में मैग्नेटिक फील्ड B ही 0 है, इसलिए टोटल 0 हो गया। अब B को बाहर कर दिए, A से B तक DL का इंटीग्रेशन किए तो L हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ L ही है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब एम्पियर सर्किटल लॉ एक टर्म के लिए है, वेक्टर B DL इज इक्वल टू म्यू नोट I, और इसका किया हुआ है लीनियर इंटीग्रेशन फॉर क्लोज पाथ। इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले ही, BL इज इक्वल टू म्यू नोट, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अभी तुरंत ही बता दिए हैं, n इज इक्वल टू n इंटू एल, तो यहाँ पर लिख दिए n इंटू एल, l कैंसिल हो गया, B इज इक्वल टू म्यू नोट NI। यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकल गया है, लेकिन टोटल टर्म के फॉर्म में अगर लिखना है तो इस n के बदले में n/l लिखेंगे। यही मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट पर।